Hello students, welcome back to NEET Rank Plus. आज के इस वीडियो में I'm going to give you the mind maps for your organic chemistry. The general organic chemistry जिसमें सारे effects आएंगे, inductive, hyperconjugation, resonance, mesomeric effects, which are your ortho, para, meta directing group, साथ ही में hybridization, homolytic, heterolytic fission, कौन कौन से effects क्या क्या चीज़ें determine करने के लिए, कौन सी stability के लिए कौन से effects देखते हैं, साथ ही में acidity, basicity, order के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है. तो ये सारी चीज़ें विद इन दिस 15 to 20 मिनट्स वीडियो हम कवर करने वाले हैं. पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन. एज यू कैन सी शॉर्टकट क्या है हाइब्रिडाइजेशन पे एक सवाल आता ही आता है, हर साल है आपके नीट में. तो इसमें बच्चा कैसे देखनी है आपको, सबसे बेसिक और सबसे अच्छी ट्रिक है कि जो भी कार्बन की है, जो भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, उससे काउंट करना है कितने एटम्स प्लस लोन पेयर जुड़े हुए हैं. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस कार्बन एटम से 4 एटम्स जुड़े तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3. तो जब भी 4 एटम्स प्लस लोन पेयर जुड़े हो तो sp3 हाइब्रिडाइज, 3 एटम्स प्लस लोन पेयर जुड़े हो तो sp2 एंड 2 ही चीजें हो तो sp. तो देखते हैं यहाँ पे जैसे ये कार्बोकटाइन है, कार्बोकटाइन में हमारे कार्बन के साथ 3 ही एटम्स अटैच्ड है तो sp2 हो गया. यहाँ पे भी ये कार्बन जैसे डबल बॉन्ड है, अब इससे 1 2 3 एटम्स अटैच्ड है तो ये फिर से sp2 हो गया. ये वाला कार्बन यहाँ पे इससे 1 एंड यहाँ पे भी कोई एटम होगा, r लिख देती हूँ, 2 चीजें अटैच्ड है तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइज. इजी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट चीज है बच्चा, अब हेटेरो एटम्स की हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन कितनी चीजों से जुड़ी है, 2 एटम्स प्लस 2 लोन पेयर दिखाई दे रहा है, टोटल हो गई 4 चीजें. 4 चीजें होते ही दिस इज वंस अगेन योर sp3 हाइब्रिडाइज. ये कार्बन यहाँ पे sp3 है, सिमिलरली ये नाइट्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स, ये चौथा ये कार्बन तीसरा ये कार्बन, चौथा लोन पेयर, 4 चीजें अटैच्ड, वंस अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये सारे sp3, ऐसे ही आप sp2 sp की भी काउंट कर सकते हो इजीली हाइब्रिडाइजेशन. अब यहाँ पे कुछ जो आपकी जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है उसके बारे में बात कर रही हूँ. यहाँ पे क्या है, अगर इस नाइट्रोजन को आप देखोगे, ये नाइट्रोजन कितनी चीजों से अटैच्ड है, लुक एट हियर, ये अटैच्ड है 2 हाइड्रोजन एटम्स, एक कार्बन मतलब 3 प्लस एक लोन पेयर 4 चीजों से अटैच्ड है. तो यू विल एक्सपेक्ट कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए. बट मैं एक चीज बता रही हूँ कि जब भी लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन में है किसी भी डबल या मल्टीपल बॉन्ड के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे इस एटम पे लोन पेयर लगा है, उसी से क्या है एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई भी एटम ए है, उस एटम से लगी हुई है डबल बॉन्ड. तो आपको समझ आ रही है, कोई भी डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ सिंगल और उसके बाजू में लोन पेयर है जिसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं. कॉन्जुगेशन मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड बीच में है इन दोनों के, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड के, तब वहां पे उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है और एक कम हो जाता है. sp3 एक्सपेक्ट किया था, sp2 क्यों होता है, रेजोनेंस की वजह से. अभी आगे और बताऊंगी रेजोनेंस में क्या होता है. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं, ये इधर मूव करती है, तो दिस बॉन्ड गेट्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन एक रिड्यूस होकर sp2 हो गया. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपने क्या सोचा था, ये नाइट्रोजन मेरा 2 3 4 चीजों से अटैच्ड है sp3, बट इंडीड ये एक डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में लोन पेयर है तो इसका एक कम हो गया sp2. सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन को हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन मैम 1 2 3 4 चीजों से अटैच्ड है sp3, बट क्योंकि ये डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो इसका एक कम हो जाता है. सिमिलरली नीचे भी, समझ गए, तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हुआ पूरा. आगे चलते हैं. अब बच्चा हमारी जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका है होमोलाइटिक फिशन. होमो का मतलब है कि हमारी बॉन्ड बीच से टूटी है, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन. मेरी जो एक बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, तो यहाँ पे बनता है फ्री रेडिकल इन होमोलाइटिक फिशन. हेट्रोलाइटिक में बनता है आपका क्या, कटायन एंड अनायन. हेट्रो में क्या होता है, कोई साइड से बॉन्ड ब्रेक होती है और एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स देके जाता है जो अनायन बनता है और एक कटायन बन जाता है, इसीलिए सिंपल. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर. ये बहुत बार आता है, हर बार आता है, बॉइलिंग पॉइंट निकाल के दिखाइए. तो बॉइलिंग पॉइंट कोई भी चीज का देखने के लिए मैं फंडामेंटल रूल्स बता रही हूँ. पहला रूल है बच्चा कि आपका मॉलिक्यूलर वेट. फॉर एग्जाम्पल ये पहली चीज है, एक तो ये आपको पता ही है कि जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बट अगर मॉलिक्यूलर वेट आपका सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल इन मॉलिक्यूल्स में ये एक ईथर है, एक अल्कोहल है, एक आपका कैसा हो गया, सॉल्ट हो गया, राइट। इनमें आप कैसे डिसाइड करोगे, इसमें आप बॉन्डिंग यहाँ पे काम आ जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हो इसकी आयोनिक बॉन्डिंग है, ये आयन बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाएगी, यहाँ पे केवल डाइपोल डाइपोल मोमेंट है ड्यू टू दिस ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन देन डाइपोल डाइपोल बॉन्ड्स, तो इसीलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका। तो हम देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट चीज है कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ये देखो पेंटेन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पेंटेन है, बट ये ब्रांच्ड पेंटेन है, न्यू पेंटेन बोला, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, टू योर ब्रांचिंग। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सिमिलरली नीचे ये वाला देखिए, यहाँ पे भी सेम है, ब्रांचिंग की बात हो रही है। अब बच्चा यहाँ पे मैंने सारी चीजें कंपेयर करी हुई है, अल्केन, अल्कोहल्स, एसिड्स एंड ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट। तो यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट। अल्केन में देखो जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वो मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, समझ आता है। बट इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इस पे एच बॉन्डिंग चालू हो जाएगी, यहाँ पे केवल इसके पास वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी। जो भी आपका सिंपल अल्केन्स हैं वहाँ केवल कौन सी इंटरैक्शन मौजूद है, मॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्सेस। यहाँ पे एच बॉन्डिंग है अल्कोहल में। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपकी बहुत सारी एच बॉन्डिंग तो है ही, साथ ही में ये निकल भी जाता है यहाँ से, तो इसमें थोड़ी सी आयनिक बॉन्डिंग भी हम बना सकते हैं, तो इसका और ज़्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। एंड ईथर्स का कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे केवल डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस मौजूद है, जैसे कि मैंने बताए थे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट दैट यू कैन गो थ्रू, जिनको भी कंफ्यूजन होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एरोमेटिसिटी का देखने का। तो एरोमेटिसिटी देखने के लिए तीन चीजें पता होनी चाहिए कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन इज एरोमेटिक, नेक्स्ट इज एंटी एरोमेटिक, तीसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक। क्या क्या डिफरेंसेस है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तीन में मैं डिवाइड कर सकती हूँ। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो सबसे पहले साइक्लिक होनी चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि उसमें हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन मैंने सिखा दी। हर एटम चाहे हीट्रो हो, चाहे कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन, चाहे ऑक्सीजन, सब sp2 होने चाहिए। उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आप कैसे देखोगे कि यहाँ पे बच्चा ये सिस्टम शुरू होता है आपका 2, फिर उसके बाद 2 + 6 कर दो तो कितना हो जाए, 2 + 4 कर दो तो 6 हो जाएगा, फिर 6 + 4 करोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, 10 + 4 14 एंड 18 एंड सो ऑन। तो इसमें +4 +4 +4 आपको करते जाना है। तो 2 में आपको जैसे दो दो जोड़ते जाओगे, ये सारे सिस्टम की चीज़ें क्या होती है आपकी एरोमेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्लेनर होने चाहिए, फ्लैट का मतलब है प्लेनर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 3D नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल योर बेंजीन, दिस, इसमें 3 पाई बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है, इट मींस इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब कि ये एरोमेटिक सिस्टम है। दूसरा, एरोमेटिक आर वेरी स्टेबल, दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई सिस्टम है एरोमेटिक है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट होते हैं एंटी एरोमेटिक, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, दीज आर द लीस्ट स्टेबल सिस्टम इन द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतने अनस्टेबल होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते रियल लाइफ में। अब यहाँ पे ये भी साइक्लिक होंगे, इनमें ये तीन प्रॉपर्टीज सेम रहती है, साइक्लिक, ये भी साइक्लिक है, ये भी कॉन्जुगेटेड है और ये भी फ्लैट है। तीन प्रॉपर्टीज तीनों में सेम है। जो एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है वो केवल इनका इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिफरेंस होता है। ये भी आपका फ्लैट होना चाहिए तभी एंटी एरोमेटिक होगा, ये भी आपका कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। बट इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं, मतलब आपको 4 की टेबल तो याद है सभी को। तो अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 2 8, 4 3 12, 4 16, इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एंटी एरोमेटिक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वेरी अनस्टेबल, जैसे कि ये हो गया। फिर नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ये होते हैं जो ये पहली तीन कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करते, विच इज साइक्लिक ही नहीं है पहली बात, दूसरी बात साइक्लिक है तो कॉन्जुगेटेड नहीं है हर एक एटम, तीसरा फ्लैट नहीं होगा स्ट्रक्चर। तो ये तीनों कंडीशन ही जब सेटिस्फाई नहीं हो रही, पहली तीन कंडीशन में ही फेल हो गया, तो वो कैसा हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। एग्जाम्पल है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब ये तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक है। नहीं,
यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया एंटी एरोमेटिक सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो जैसे ही आपकी रिंग का साइज बड़ा हुआ, 7 एटम 8 एटम का हुआ, 8 ही मोस्टली कंसिडर करते, 8 या 8 से अबव, वो रिंग के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी शेप चेंज कर ले। तो ये इस प्रकार से एक टब शेप ले लेती है। टब शेप बन के क्या होता है, ये ना 3D स्ट्रक्चर में बन गई, ट्विस्ट हो जाती है, ट्विस्ट हो गई क्योंकि प्लेनर है, अगर जब तक प्लेनर है, साइक्लिक है, सारे एटम्स कॉन्जुगेटेड है, और क्या हो गई एंटी एरोमेटिक 8 पाई, तो क्या करेगी, मैं प्लेनारिटी लूज कर देती हूँ, तो ये बन जाता है आपका ये टब लाइक स्ट्रक्चर टू एस्केप एंटी एरोमेटिसिटी, ये बन जाता है आपका नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। कैसा बन जाता है, नॉन प्लेनर। अंडरस्टूड। चले आगे, नेक्स्ट एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस सिस्टम में आप बोलोगे कि मैम इसके पास तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साथ ही में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और हो गए, तो इसका मतलब मैम ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, बट ऐसा नहीं होता। मेरी एक बात सुन लो कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हो और अगर डबल बॉन्ड के साथ ही कोई एटम है, उसके साथ में अगर लोन पेयर लगा है, तो उसको मैं इलेक्ट्रॉन सिस्टम में काउंट नहीं करती, राइट। बट जैसे यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन एटम है, इसके साथ ही में कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड इन द इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये काउंट नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला एटम काउंट होगा क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है। यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा फॉर द एरोमेटिसिटी या जो भी रेजोनेंस देखने के लिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये हो जाएगा मेरा फिर से 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करूंगी तो दिस विल अगेन रिमेन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापस से 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होंगे। तो ये इजी तरीका है देखने का, अगर डायरेक्टली मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो नहीं काउंट होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारे सारे एरोमेटिक सिस्टम थे ना, ये रेजोनेंस शो करते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, ये बॉन्ड यहाँ जा सकती है, ये यहाँ जा सकती है, ये यहाँ जा सकती है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये मूव करके यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही होती है, जिसी को मैं रेजोनेंस बोलती हूँ, ठीक है। अब रेजोनेंस यहाँ समझते हैं अच्छे से। रेजोनेंस में क्या होता है कि या तो आपका लोन पेयर कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार से, और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाता है लोन पेयर में, समझ आ रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा नहीं पाई। या तो लोन पेयर मूव होगा या फिर जो मल्टीपल बॉन्ड है वो मूव होगी, सिग्मा सिंगल बॉन्ड की मूवमेंट नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाते हैं। जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, जो एग्जिस्ट करता है वो इसकी सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करती है, मतलब यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड्स पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। सिमिलरली डबल, अब ये एक प्रकार का एक और कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला गया, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसमें दोनों एटम्स पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब रेजोनेंस में किन किन प्रकार की इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आप करवा सकते हैं, तो आप करवा सकते हैं पाई बॉन्ड से आपने लोन पेयर बना दिया, दिस इज अलाउड। आपने क्या किया, लोन पेयर से पाई बॉन्ड बना दी, दिस इज अलाउड। देखो पाई जब टूटा तो वो जिस बॉन्ड पे पाई लगा हुआ है उसी बॉन्ड पे उसने क्या बनाया, लोन पेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे वो ऑलरेडी अटैच था ना जिस कार्बन से, उसी में से किसी एक कार्बन पे उसने लोन पेयर बनाया, ये चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी ये लोन पेयर जिस पे था उसने उसी कोई एक कार्बन पे क्या बनाया है, डबल बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, जिससे लगा हुआ है उसी पे इसने डबल बॉन्ड बनाई। तो यहाँ पे हो रहा है पाई टू लोन पेयर मूवमेंट, यहाँ हो रहा है लोन पेयर टू पाई मूवमेंट, और पाई टू पाई भी होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ पाई टू पाई। बस 3 लीगल मूव्स अलाउड है और कोई मूवमेंट अलाउड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर इट इज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस स्ट्रक्चर बच्चा इज नॉट योर क्या बोलते हैं उसको, ये सही आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने क्या किया कि ये जो हाइड्रोजन है इसी को यहाँ पे भेज दिया, तो एटम की मूवमेंट करा दी। रेजोनेंस में एटम की मूवमेंट नहीं होती, एटम वहीं रहेगा, मूवमेंट केवल इलेक्ट्रॉन्स की होती है। सो दिस इज नॉट अ व्हाट योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
यहाँ पे देखो ये जो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा, तो इसमें भी क्या होता है, आपका एटम का मूवमेंट होता है। ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे चली गई, एटम का मूवमेंट हुआ। एटम का मूवमेंट हमें रेजोनेंस नहीं दिखाता, दिस इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, नॉट रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों रेजोनेंस आइडेंटिफाई नहीं करते। आगे चलते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे भी सवाल आता है कि कौन सा स्टेबल, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे देंगे। अभी हमने देखा जैसे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, राइट। तो स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले कि बच्चा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरी चीज कि अगर मेरे पास चार्ज सेपरेशन हो रहा है तो वो चार्ज सेपरेशन कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम चार्ज सेपरेशन, मिनिमम चार्ज सेपरेशन होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कम चार्ज सेपरेशन वहां पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, जब आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हो, मैंने आपको बताया है, आपको उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करनी है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करनी है। जितनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगी तो उतना ही मोर स्टेबल आपका स्ट्रक्चर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाया, इस प्रकार से ऐसे करके बनाया, मतलब दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। चलो इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे कर देते हैं। ये यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। अब काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये है 1 बॉन्ड 2 3 4 5 बॉन्ड्स है। इसके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हैं। तो जिसके पास 6 बॉन्ड्स है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये सिंपल तरीका आइडेंटिफाई करने का, दिस इज नॉट द राइट एग्जाम्पल बट आई एम गिविंग यू अ क्लू। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाए, गो वॉच दैट वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गई। अब जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो बच्चा मोर स्टेबल रहता है ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कि नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पे है तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट दैट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये तीनों चीज़ें, फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी हम इसको देते हैं। तो ये 3 प्रायोरिटीज है। पहला नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसकी ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। दूसरा देखना जो न्यूट्रल है वो ज़्यादा स्टेबल। तीसरा कि अगर नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आना चाहिए और चार्ज सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए, मतलब कि दूर दूर नहीं होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव बटन नहीं, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ में है दैट इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीओसी में होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स यहाँ पे देखिए, दीज आर योर एक्टिवेटिंग एंड स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग का ग्राफ है, दिस इज डीएक्टिवेटिंग एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग का मतलब होता है ये वो ग्रुप्स हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं रिंग के अंदर। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं रिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बेंजीन रिंग है, ये मेरी बेंजीन रिंग है, इससे मैंने कोई भी एटम जोड़ दिया जैसे कि ऑक्सीजन विद अ लोन पेयर, तो क्या करेगी ये मेरी इस प्रकार से रेजोनेंस शो कर सकती है। तो क्या हो जाएगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स डाल रही है मेरी रिंग के अंदर, राइट। तो आप देखोगे कि जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है उनके पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड है आपकी रिंग से। यहाँ पे क्या आएगी, बेंजीन रिंग आएगी, आपकी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, राइट। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसीलिए ये सारे ग्रुप्स होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, राइट। जो आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं बच्चा वो सारे के सारे होते हैं आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एक्सेप्ट योर दिस ग्रुप। हैलोजन ग्रुप्स इकलौता डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, बट स्टिल इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बस ये बात याद रखनी है। बाकी सारे जो आपकी डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन रिंग है, इससे मैंने आपका लगा दिया C+N का ग्रुप, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगी, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आउटवर्ड्स हो रही है, यहाँ पे इनवर्ड्स हो रही थी, तो ये शो कर रहा है आपका डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, और ये कर रहा है बच्चा एक्टिवेट कर रहा है रिंग को। एक्टिवेट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, सो दिस बिकम्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दिस बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग, एक्सेप्ट योर
हैलो ग्रुप्स जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इवन दो वो कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं रिंग के अंदर से। आगे चलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपके पास एक कोई sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, चाहे वो ऐसी डबल बॉन्ड हो सकती है या फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज अभी सीखा था। उस sp2 हाइब्रिडाइज से एक मेरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा जिस पे एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, तब वो शो करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, पाई एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। इसमें इस प्रकार से पार्टिसिपेशन होती है, जैसे कि ये मेरा sp2 हाइब्रिड कार्बन है जिसके पास क्या होगा, एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। इस वेकेंट p ऑर्बिटल में हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देता है और इस प्रकार से आपकी डबल बॉन्ड बनती है और हाइड्रोजन पॉजिटिव की तरह उड़ के भाग जाता है। दिस इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये बच्चा बहुत ज़्यादा यूज होता है आपकी, किस में यूज होता है, टू गेन द स्टेबिलिटी ऑफ, मैंने कहीं पे लिखा होगा ये रहा, हाँ जी। तो ये हमें कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी बताने में बहुत मदद करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये वाला कार्बोकटायन यहाँ पे देखो, इसके पास ये मिथाइल कार्बोकटायन है, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो ये कार्बोकटायन है, इसके पास है 1 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे कितनी है इसके पास, ये कार्बोकटायन है, इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितनी, इसके पास है 1 2 3, राइट। तो 3 2 6 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन बढ़ती जा रही है वैसे ही आपकी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इंक्रीज हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगी उतना स्टेबल आपका कंपाउंड होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। समझ गए। अब सिमिलरली यही सेम ऑर्डर यूज होता है आपके फ्री रेडिकल के लिए। तो फ्री रेडिकल का भी क्या होता है, सेम ऑर्डर होता है। फ्री रेडिकल का भी क्या होता है बच्चा, सेम ऑर्डर होता है, सेम ऑर्डर। फ्री रेडिकल के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी हाइपर कॉन्जुगेशन से पूरी कर लेता है। तो यही ऑर्डर फॉलो होता है कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। इन दोनों में हम कौन सा ऑर्डर यूज़ करते हैं, फ्री रेडिकल हो या फिर आपका स्टेबिलिटी देखनी हो फ्री रेडिकल्स की या फिर कार्बोकटायंस की, दोनों में हम हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ग्रुप मेरी, कोई भी, जैसे मेरे पास कार्बन लगा है, इससे मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया, जैसे कि मैंने एक्स ग्रुप जोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा, हैलोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि आपकी कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, दो प्रकार के ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इन्हीं को इस प्रकार से मैंने आइडेंटिफाई किया है, जो दूर लेके जाते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन से, उनको मैं बोलती हूँ -I ग्रुप्स, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं उनको बोलती हूँ +I ग्रुप। तो यहाँ पे सबका ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। -I देखो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेके जाएगा, और देखो फिर जिन पे भी आपका क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, ऑल मल्टीपल बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, राइट। तो अभी जो मैंने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात करी थी पीछे, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, और ये वाले सारे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। इन्हीं की कैटेगरी में आपका ये आई इफेक्ट भी आता है। ये सारे -I आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, और फिर +I आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं आपकी रिंग में, अंडरस्टूड। अब देखो मैं फिर से पीछे लेके जा रही हूँ, अब यहाँ पे देखो -I में आपके सारे के सारे हैलोजन्स आ रहे हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पुल करते हैं। फिर ऑक्सीजन क्या है, अकेला लगा हुआ, वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी लेगा। C6H5 बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा, उसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। अब बच्चा फिर से इसमें चलती हूँ, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि
अच्छा, इससे पहले एक और चीज बता देती हूँ। अब जैसे मैंने 3 इफेक्ट्स आपसे डिस्कस किए, 3 इफेक्ट्स थे कि सबसे ज्यादा जब भी मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना हो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अगर कोई भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ रही है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। दूसरा जो प्रायोरिटी दी जाती है फैक्टर को वो है रेजोनेंस, रेजोनेंस को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद दी जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी, और लास्ट में दी जाती है बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो तीनों इफेक्ट्स पढ़े, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, ये तीनों के तीनों आपके कैसे होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ये भी याद रखना, तीनों के तीनों परमानेंट है, कोई भी टेम्परेरी नहीं। टेम्परेरी एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, वो आज डिस्कस नहीं क्योंकि इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बाकी सारे परमानेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज सिमिलर एज योर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जैसे रेजोनेंस में हो रहा है वैसे ही होता है, ठीक है, बस वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करी हूँ कि जब भी ये लगा हो तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा आपकी रिंग में से, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे? दीज ऑल विल बी और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, राइट। और ये प्लस आई इफेक्ट वाले कैसे होंगे? आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। बट इसमें जो ये वाला ग्रुप है, दिस इज वंस अगेन योर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ये चीज मैंने आपको बता ही दी है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब मैं एसिडिटी बेसिसिटी नेचर की अगर बात करती हूँ तो बच्चा एसिडिटी और बेसिसिटी का क्या मतलब है? एसिडिटी वो होती है, जैसे कि मैंने COOH मॉलिक्यूल बनाया, मोस्ट एसिडिक वो स्पीशीज है जो जल्दी से अपना H+ दे दे। जैसे ही H+ देगी तो ये बनेगी CO, ऐसे नहीं बनाते इसको, इस प्रकार से बना लेते हैं, 1 सेकेंड। अब ये क्या, जैसे ही अपना H+ देगी तो ये बनाएगी C डबल बॉन्ड O आयन बनाएगी, ठीक है। अब ये जो O- आयन बनाएगी और यहाँ पे बनेगा आपका H+ कटायन बनेगा। अब ये जो COO- अनायन बना अपना, राइट, जो आपका COO- अनायन बना, इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है। तो मतलब मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो ये जितना स्टेबल होगा उतना ही एसिडिक होगा आपका कंपाउंड। अब जैसे कि ये स्टेबल कब होगा? जब भी मेरे ऐसी चीजें लगी हों जो इसकी कैसी हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जब लगे होंगे तब ये क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का क्या मतलब है कि जो -I इफेक्ट है, -I इफेक्ट वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो जितने ज्यादा -I ग्रुप्स लगे होंगे उतना बढ़िया एसिड है। जितना +I इफेक्ट लगा होगा उतना आपका क्या होगा? उतना ही +I होगा, उतना ही बेकार एसिड होगा। कि मैं पहले से नेगेटिव हूँ, आप मुझे और इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, आप मुझे अनस्टेबल कर रहे हो, तो मैं कम एसिडिक कंपाउंड बनूंगा। बेसिसिटी का क्या मतलब होता है? बेसिसिटी का मतलब होता है कि मेरी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, मैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाऊंगा उतना बेहतर मैं क्या होऊंगा? बेसिक होऊंगा। जैसे कि -I इफेक्ट, अगर मेरे कंपाउंड में से जैसे कि NH3 है, इससे क्या होगा? अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर लेके जा रही हूँ -I, तो ये कम डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो कम बेसिक होगा। एंड सिमिलरली इस NH3 पे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिए तो क्या होगा? ये जल्दी से डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, राइट। डोनेट करेगा, ज़्यादा करेगा तो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं कि बेसिक नेचर में आपको -I की जगह अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे बेसिसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड दिस थिंग? आज का सेशन में मैंने आपको सारे इफेक्ट्स करवा दिए, एरोमेटिसिटी करा दी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, तो बेसिक जीओसी की जो चीज़ें हैं वो इससे आपकी रिवाइज हो जानी चाहिए। दिस इज जस्ट अ माइंड मैप फॉर यू गाइज, ठीक है, एंड दैट इज इट। एंड आपको ऐसे ही और आपको चीज़ें करनी है, ऐसे ही आपको और माइंड मैप्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आपको क्या लगा, फीडबैक क्या है आपको इन माइंड मैप्स को लेके? इनको और मैम डिटेल्ड बनाओ कि मैम और कॉम्प्रीहेंसिव बनाओ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से आपकी मैम आपके लिए माइंड मैप्स बना देगी। डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो डिटेल्ड वर्जन भी मिल जाएंगे, हर इफेक्ट का डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, राइट। एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, उसी हिसाब से आई प्रिपेयर माई ओन कॉन्टेंट। बट बिफोर यू गाइज गो, आई हैव अ वेरी बिग अनाउंसमेंट टू मेक अबाउट द टेस्ट सीरीज फॉर यू गाइज।
अब आपका सीजन शुरू हो गया है टेस्ट देने का, काफ़ी सिलेबस आपका पूरा हो जाना चाहिए एटलीस्ट। ये मैं चाहती हूँ कि अभी तक आपका 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट टेकिंग टेस्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। और एक चीज़ जो अब आपको डिफरेंशिएट करने वाली है बाकी के बच्चों से, क्योंकि आपको पता ही है नीट में आपकी कट ऑफ जा रही है 700 के अराउंड पे कॉलेजेस मिल रहे हैं, 680, 670, 650 पे भी कॉलेजेस मिलना एकदम पॉसिबल नहीं हो पा रहा। क्या पता मिल गया किसी बच्चों को, किन्हीं बच्चों को नहीं मिला। तो 660 को अगर माने तो दैट वाज अ सेफ स्कोर। तो अगले साल तो इसको और +10 मार्क्स पे बना ही लीजिए। सो राइट नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर इज फॉर यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, राइट? सो रैंकलेस इज हियर टू हेल्प यू गाइज विद दैट। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टेस्ट सीरीज, दिस इज द वन आईड रेकमेंड, क्योंकि मैंने खुद से अपनी आंखों के आगे से क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे बनाए हैं एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल यू वुड बी गेटिंग। आपको नीट में मिलने वाले हैं पूरे 18 टेस्ट, जिसमें आपके मेजर और माइनर टेस्ट होंगे। माइनर टेस्ट में आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, मेजर में आपको 3-4 चैप्टर्स मिला के। इसी प्रकार से पूरे टोटल 18 टेस्ट डिज़ाइन हुए हैं। ये टेस्ट में क्या करना है, एकदम आपके उस एनवायरनमेंट के जैसा टेस्ट होगा जैसे कि बच्चा आप कोई नीट का एग्जाम देने गए हो तब जैसे टेस्ट देते हो। जो आपके 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट है, यहाँ पे भी यही होने वाला है कि आपका टेस्ट दोपहर के 2 बजे से शुरू होगा। आपको टाइम शीट मिल जाएगी, टाइम टेबल मिल जाएगा एज सून एज यू लॉग इन, एज सून एज यू गेट एनरोल्ड इनटू दिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज में एनरोल करने का प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है। साथ ही में स्टार्ट हो रही है 20 अक्टूबर से, पहले से ही अनाउंस करूँ ताकि और रेडी ऑन 20 अक्टूबर की आपकी टेस्ट का आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा जैसे ही आप एनरोल होंगे बैचेस में। ठीक है, कि आज इन चैप्टर्स का टेस्ट है। एंड देन 20 अक्टूबर को पहले आपका एक मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको थोड़ा सा जो हमारी रैंकलिस्ट की ऐप पे वहाँ पे टेस्ट कैसे देना है आके थोड़ा सा उससे आपको कराया जाएगा, वो मॉक होगा, राइट? 20 अक्टूबर को। 21 से फिर आपके रेगुलर टेस्ट स्टार्ट होंगे। 20 को आपको जो गड़बड़ करनी, जो समझ नहीं आ रहा, हमारी हेल्पलाइन टीम से जाके आप बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल कराई गई हैं। ठीक है, तो यही है कि गो जॉइन दिस टेस्ट सीरीज इफ़ यू हैव नॉट बीन एनरोल्ड इन एनी अदर। और किसी और में भी हो तो ये एक एड ऑन ही होगी, क्योंकि आप घर में बैठ के दे सकते हो, अपनी सुविधा से दे सकते हो। दोपहर के 2 बजे से शाम के 5:20 तक का टेस्ट हमने डिज़ाइन किया है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट जो आपका वहाँ पे फॉलो होने वाला है। तो आपको एकदम अपने रूम में कंप्यूटर के आगे बैठ जाना है और जैसे कि आप पेपर देने बैठे हो वैसे, ताकि उस दिन आपको ये भी पता हो कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स करने में कितना समय लग रहा है। तो ये सारा उसी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सो यू शुड जॉइन एंड एनरोल इन दिस टेस्ट। और आपको एनरोल करने की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगी। फॉर एनी मोर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज यू नो आप हमेशा कमेंट कर सकते हो और आपकी टीचर विल रिप्लाई बैक टू यू। सो दैट इज इट टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।